वेलकम बैक टू इस गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात करें आर्थराइटिस पे और दो बड़े अच्छे अच्छे सवाल आए हुए हैं और हम डॉक्टर साहब से एक एक करके दोनों का आंसर पूछते हैं। डॉक्टर साहब, पहले वाला सवाल, ये कोई प्रिकॉशन, कोई हाँ, ऐसे सिम्टम जो हो हाँ जिसमें बिल्कुल। अच्छा, इसमें बिल्कुल बहुत अच्छा वो है। देखें, बाज़ औक़ात क्या हो, डिज़ीज़ मैनिफेस्ट बाद में होती है, लेकिन उसकी प्रोसेस पहले शुरू हो जाता है। ठीक है, ठीक है ना। जैसे कि को खुदा खास्ता अगर लो ग्रेड इन्फेक्शन कहीं हो या वायरल इन्फेक्शन हो कहीं, तो उसको बॉडी एक और तमाम चीज़ें होती हैं, फिर फुल ब्लोन जो है ना वो बाद में होती है। सिमिलरली आर्थराइटिक पेन है या आर्थराइटिक सिम्टम्स हैं, उसमें हो सकता है एक्सरे पे ना आए इतना, बहुत ही अर्ली जिसमें चेंजेस होती हैं, लेकिन जो है मॉर्निंग स्टिफनेस, मिनिमल टू मॉडरेट स्वेलिंग ऑफ एनी जॉइंट, स्पेशली अगर स्मॉल जॉइंट्स की प्रॉब्लम है जो रिमेटॉइड वगैरह में आते हैं पहले, तो उसके अंदर ये स्टिफनेस हो जाती है बॉडी के अंदर, हल्का हल्का दर्द होता है, सुबह के वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फिर एज डे पासिस बाई तो वो कम होना शुरू हो जाता है, बाय इवनिंग जो है ऑलमोस्ट गॉन, फिर रात को आराम से हो गए, फिर सुबह के वक्त फिर शुरू हो। तो ये आप देख लें कि ये अर्ली जो मैनिफेस्टेशंस होती हैं और अर्ली जो डिजेनरेटिव चेंजेस की जो अलामत यही हैं कि उसकी स्टिफनेस हुई, स्वेलिंग हुई, बहुत हुआ तो उसकी वॉकिंग इम्पेयरमेंट होना शुरू हो गई। पहले अगर वो 2 मील चलता था तो वो 1.5 मील पे आ गया, अगर 1.5 मील चलता तो सिमिलरली जो भी है। तो ये 3-4 मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, उनके जहन में रखें। फिर जनरली टायर्डनेस हो गया, ये लिथार्जिक कंडीशन हो गई है, तो मेरा ख्याल है ये इस पर अगर करें। और सबसे बेस्ट ये है कि आप बजाय ख़ुद सेल्फ तशख़ीस करने के और ख़ुद जाके लैब में जिससे लोग चले आते हैं भाई ये टेस्ट कर लो, उसमें कहीं ज़्यादा पैसे निकल जाते हैं लोगों के, एज़ कम्पेयर टू किसी अच्छे फिजिशियन के पास जाएं, उसको एक दिखला दें, वो आपको एक स्पेसिफिक टेस्ट बता देंगे कि क्या कहते हैं आपको ये करना है। दैट्स, अगर खुदा ना खास्ता उसके अंदर कोई एबनॉर्मल चीज़ आती है तो देन फॉलो इट अप अकॉर्डिंग। ये प्रिंसिपल है। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, इस तरह की चीज़ों से पता चला है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगी, वो जो कभी कभी हम बैठे बैठे ना वो उंगलियाँ चटखाते हैं और टोज़ भी चटखाते हैं, तो इससे भी कोई फ़र्क पड़ता है? वो हैबिट है, वो हैबिचुअल थिंग्स है। आमतौर पर आई डोंट नो मर्द कितना करते हैं, औरतें ज़्यादा करती हैं, दोनों ही करते हैं डॉक्टर, ये काम तो कहीं तो ले लेना यहाँ पे कोई लीड नहीं है, पीछे चले हैं, हर जगह होते हैं, आगे चली जा रही है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि वो लोगों की हैबिट है। आमतौर पे लोग बड़े मज़े से चटखाते हैं। आप देखो होगा अजीब, बाज़ लोग डिकारें लेते हैं है। और मैंने एक साहब से पूछा, कहने मैं बचपन से कर रहा हूँ, मुझे टोका ही नहीं किसी ने, अब मुझे सुकून मिलता है। अच्छा, हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉल है मेरे पास, पहले वो अटेंड करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कैसे हैं बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक नूरजहां। हाँ, बेटा ये मुझे ये डॉक्टर से पूछना है कि मेरी बॉडी में विटामिन डी की बहुत कमी हो गई थी, 0.2 हो गया था मेरा। 0.2 तो इतना, और मेरे पाँव की अंगूठा जो है वो टेढ़ा हो गया था, चलने में बहुत तकलीफ हो गई थी, पूरा पत्थर की तरह हो जाता था। बहरहाल डॉक्टर शाहिद नूर ने बहुत मेरा अच्छा इलाज किया फिजियोथेरेपी से, और सबसे ज़्यादा अपनी कोशिश से ही वो ठीक हो गई मैं। तो इंजेक्शन भी काफी लगे मुझे, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी, फिर तो बेटा मुझे ये पूछना चाह रही थी कि विटामिन डी के जो है हर 6 महीने बाद हम इंजेक्शन लगवा सकते हैं? क्योंकि मैंने अक्टूबर में लगवाया था, मेरी कोहनी में बहुत तकलीफ हो रही थी, तो वो काफ़ी इलाज किया मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने कहा विटामिन डी का लगवा लें इंजेक्शन, और हर 6 महीने बाद आप लगवाया करें। एक कोहनी में आपके तकलीफ हो रही थी, उसके लिए विटामिन डी का इंजेक्शन? हाँ, उन्होंने कहा आपका इतना ज़्यादा बॉडी में कम हो जाता है तो आपको हर 6 महीने बाद लगवाना चाहिए। अच्छा, चलिए ठीक है। तो वो मैं ये दूसरी बात ये कि मुझे हर 6 महीने बाद क्या लगवाना चाहिए मुझे? क्योंकि अब मुझे समझे 7-8 महीने हो रहे हैं, तो फिर वही मेरे अंगूठे में तकलीफ हो रही है, प्रेशर जो है वो उंगलियों की तरफ हो रहा है। तो अब मेरी समझ नहीं आ रहा है कि जाके लगवाऊं या डॉक्टर्स के पास जाऊं। बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल डॉक्टर साहब। उससे पहले मुझे बेटे का भी पूछ रही थी कि उनका इस तरह पाँव रखना नीचे मुश्किल हो जाता है। 6'3" वाला बेटा, 6'3" वाला बेटा, वो अभी तक हाँ जी, आपको याद है, फॉरगॉट। अच्छा, वो मैं आपको बताऊँ, पहला वाला क्वेश्चन बेटे वाला है, उसका ये है कि अब उसको पूरी एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, लेकिन जो मुझे इनकी बातों से अंदाज़ा हुआ कि ये जब खड़े होते हैं इनके साहबजादे साहब, तो उस वक्त उसके बाद
पाँव रखना मुश्किल हो जाता है। जाता है। अक्सर लोगों के साथ होता है। उसमें ये है क्या बोलते हैं उसको, नहीं, वो जो प्लांटर फेशियाइटिस जो है ना वो हील पेन होता है, और वो दैट्स हील पेन होता है, लेकिन वो 4 फुट की तरफ जाता है, वो जा सकता है। इसमें इनका ये, आई एम श्योर इनके बेटे यंग एज की होंगे, 24 बोला था ना इन्होंने, 24। देखिए बाज़ औक़ात क्या लेसर टो प्रॉब्लम होती हैं इसके अंदर। ये देखें इनके जूता किस टाइप का, आजकल बच्चे बड़े फैंसी टाइप के जूते पहनते हैं, तो इसका भी आप एक जूता तो पहनते नहीं होंगे जिसको हम ब्लेम करें। नहीं, वो डिपेंड करता है, बात ज़रूरी नहीं है कि एक जूते की वजह से मतलब एक ही दोनों उसमें हो। जहाँ पे ज़्यादा उसकी कंप्रेशन ज़्यादा आ गया है, जहाँ पे बाज़ लड़के या बच्चे आजकल थोड़ा सा अपने एबनॉर्मल स्टाइल से भी चलते हैं, थोड़ा यूँ करके, हाँ बड़े 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 हैं, तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये है, अल्लाह ना करे कोई इनको कोई वो लेसर टो की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको दिखला दें किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन को। और बाकी ये कि इनसे ये कहें, अपने बेटे साहब से कहें कि ये अपनी मूवमेंट करते फिरें और वाइड जूता पहने, वाइड माउथ जो जूता जिसे कहते हैं, थोड़ा सा वाइड, बहुत टाइट ना हो। वो जो फैशन वाले आ गए ना नैरो वाले, वो नहीं पहने, वो तो कोई भी ना पहने, वो भी कोई भी ना पहने। इनग्रोइंग नेल भी हो जाते हैं, इनग्रोइंग टोनेल होते हैं, लेसर टोज की प्रॉब्लम होती है, कंप्रेशन होते हैं, लेटरल रे जो होती है, यानी आउटर यानी 5th टो, उसको लेटरल रे बोलते हैं, वहाँ पे कोई कंप्रेशन हो सकता है। तो लॉट ऑफ थिंग्स, और चूँकि यंग हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एहतियातन जो है कुछ टेस्ट करवा लेंगे, खुदा खास्ता कोई RA फैक्टर है किसी वजह से, तो ऐसा नहीं हो रहा है कि स्मॉल जॉइंट्स की पेन होना शुरू हो गया, वो कहीं भी मैनिफेस्ट हो सकता है। अब जैसे होता है ना कि आप अगर मुझे रिमेटॉइड है तो मेरे एक हाथ में क्यों है, दोनों हाथों में क्यों नहीं है, डिपेंड करता है ना कहाँ पे किसकी क्यों एक्टिविटी ज़्यादा है, कहाँ पे स्ट्रेस फैक्टर ज़्यादा है, कितना उसको यूज़ किया है, डोमिनेंट है नहीं है। अगर कोई शख्स मोटरसाइकिल चलाता है तो किक है, या फुटबॉल खेलता है राइट से किक है, तो उसमें ज़्यादा होगा डेफिनेटली। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं जिसको आपको जहन में रख के होता है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि महज ये, आप समझिए बात को, तो ये तो इनको ये चाहिए कि एक बेसलाइन कर लें, और दूसरा ये कि फुट की एक्सरसाइजेज करें अप एंड डाउन, और बाकी ये किसी अच्छे सर्जन को दिखला दें लाहौर में जो भी हो। अगर कराची आना है तो हम लोग यहाँ पे हाजिर हैं, कोई मसला नहीं। सही। अच्छा अब ये इनका सवाल, हाँ इनका क्या था पूरा दोबारा? सर इनका सवाल था, एक मिनट में मैं भी याद कर रही हूँ इनका सवाल क्या था। आपका पुराना वाला क्वेश्चन का आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैं भूल गई इसके बीच में, था कुछ इसी रिलेटेड, आर्थराइटिस रिलेटेड ही था। अच्छा जी, अभी थोड़ी देर में शायद याद आ जाएगा। याद आ जाएगा। अच्छा लेकिन हाँ, एक मिनट मुझे याद आ गया, तो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम थी विटामिन डी वाली। हाँ, विटामिन डी वाली। अच्छा, इनका 0.2 था, रियली इट इज़ वेरी लो। मैं तो ऑनेस्टली मतलब बहुत कम ऐसे देखे। 0.2 इज़ वेरी लो। मैं तो फर्स्ट टाइम सुना है किसी 0.2। 2 तक तो मैंने देखा है, 2-3 तक, लेकिन 0.2 तो आप पता नहीं वो ठीक थी, आई एम श्योर बिल्कुल ठीक होगी। इसमें ये है कि बिल्कुल ये इंजेक्शन लगा सकती हैं, और 6 महीने के बाद बिल्कुल लगा। इसमें मेरी एडवाइस ये है कि मैं जो करता हूँ, मैं इनका हर 6 महीने बाद अगर इस किस्म के सिनेरियो के साथ पेशेंट को हम रिपीट विटामिन D3 लेवल करवाते हैं। सब एक बात, वो टेस्ट जो है वो 2000 समथिंग का है, ज़्यादा बहुत, और जो इंजेक्शन है वो 20 रुपए का है। 20 रुपए का, ये जीव है तो अच्छा जाके इंजेक्शन लेके लगा ले। नहीं, वो जो इंटॉक्सिकेशन ना हो जाए ना कहीं, मतलब टेस्ट बचाने के लिए आप जो है मुस्तकिल इंजेक्शन लग रहे हैं, तो विटामिन डी की इंटॉक्सिकेशन भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात इनसे कहें, परेशान बिल्कुल ना हो। उसकी वजह इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में ये पूरी स्टडीज़ आई हैं, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, बर्मा, ये जितने 5-7 ममालिक हैं, इसमें पूरी एक स्टडी हुई है कि यहाँ पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। और अगर आप किसी भी खातून का टेस्ट करवाएं तो उसमें सबका मोर लेस, बहुत कम तो नहीं आएगा, लेकिन अक्सर लोगों को कम आ जाएगा। तो इतना परेशानी की ज़रूरत नहीं है। फिर भी एहतियातन जो है एक टेस्ट करवा लें। विटामिन डी, कैल्शियम ये खाएं, मुस्तकिल खाएं, ओरल फॉर्म में, टेबलेट फॉर्म में। और अगर ज़रूरत पड़ी, अगर 0.2 वाली सिचुएशन है या 1, तो इस इंजेक्शन लगवा लें, कोई इसमें हार्म नहीं, क्योंकि वो कितना इंक्रीज़ करेगा, वो इतना तो नहीं करेगा खुदा खाता इंटॉक्सिकेशन हो जाए। और फिर जो भी इनके जो रेगुलर फिजिशियन है, रेगुलर डॉक्टर हैं, उनको जाके दिखा दें। अच्छा जी डॉक्टर साहब, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया। टाइम यूँ ख़त्म हो गया और हम लोग को पता भी नहीं चला, और ऐसा लग रहा है बातें चलती जा रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। व्यूअर्स, यहाँ पे आपकी ड्यूटी शुरू और मेरा काम ख़त्म। आपकी ड्यूटी ये है कि आप हमें फेसबुक पे हमसे बातें करें, फीडबैक दीजिए। हेल्दी मॉर्निंग विद डॉक्टर आफिया के पेज पे, हेल्थ टीवी के अपने पेज पे। अभी आप हमें इजाज़त भी देंगे क्योंकि हमें जाना पड़ेगा, ताकि हम कल दोबारा वापस आएँ और अपना ख्याल भी रखेंगे। इतने सारे काम हैं आपके, अपना ख्याल भी रखेंगे। कल हम फिर वापस आएँगे। अल्लाह हाफिज़।